नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की जो वारदात है वो 3 साल पुरानी है और बेंगलुरु की है। 12 सितंबर 2017 को बेंगलुरु की एक लोकेलिटी से एक 19 साल का जो लड़का था उसकी किडनैपिंग होती है। नाम था उसका शरत। पिता जो थे वो इनकम टैक्स अधिकारी थे। और 12 सितंबर 2017 को करीबन 10:30 बजे के करीब जो पिता थे उनके मोबाइल पे एक फ़ोन कॉल आती है। और फ़ोन कॉल भी नहीं, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, ऑडियो व्हाट्सएप मैसेज। और उस व्हाट्सएप मैसेज में जो आवाज़ होती है वो शरत की होती है। और शरत की जब वो आवाज़ सुनते हैं तो उसमें शरत एक तरह से गिड़गिड़ा रहा होता है कि मेरी जान बचा लीजिए, क्योंकि मेरी किडनैपिंग हो गई है और ये लोग जो हैं 50 लाख रुपए की रकम मांग रहे हैं, इनको पैसा दीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। इस तरीके का एक ऑडियो मैसेज शरत के पिता जो थे उनके मोबाइल फ़ोन पर आया। पिता घबराए, पूरी जो फैमिली थी वो जाहिर सी बात है घबरा जाएगी अगर इस तरीके का मैसेज आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले पुलिस के पास जाऊं और पुलिस को अप्रोच करूं। इससे पहले उन्हें लगा कि कहीं मेरे बेटे ने कोई शरारत तो नहीं कर दी, तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ उसके दोस्तों के साथ कि कहीं कोई शरारत हो और इसकी वजह से ये ना हो कि हम लोग पुलिस के पास पहुँच जाएं और बाद में मालूम चला कि ये तो एक तरीके से कि शरारत करी है बेटे ने। तो जो पिता थे शरत के, उन्होंने तमाम जो उसके दोस्त थे उन सब लोगों को फ़ोन किया और उनको बताया कि इस तरीके से मेरे पास एक ऑडियो मैसेज आया जिसमें शरत की आवाज़ है और शरत इस तरीके से कह रहा है कि मेरा किडनैपिंग हो गई है। जब सारे दोस्तों ने बोला कि नहीं, ऐसा हमारे संग ऐसा कोई कहा जाना चाहिए कि शरत ने इस तरीके का प्रैंक नहीं किया होगा आपके साथ और हम उसके संपर्क में भी नहीं है आज, यानी 12 सितंबर 2017 को, और हमें उसका जो पता ठिकाना है उसके बारे में मालूम नहीं है। शाम को भी किसी ने उसको देखा नहीं। यूजुअली जो एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें वो आके उठता बैठता है, उस दिन वो वहाँ पे नहीं पहुँचा था। तो उसके जितने भी सारे दोस्त थे, क्लोज या थोड़े बहुत भी दूर वाले, उन सब ने मना कर दिया शरत के पिता को कि इस तरीके का मैसेज शरत नहीं भेज सकता। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही थी, उसी तरीके से घर वालों की घबराहट, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली उन लोगों ने तय किया कि हम लोग जाके ये जनाना भारती पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके अप्रोच करते हैं। फैमिली गई और बताया उन्होंने कि उनके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से एक ऑडियो मैसेज आया है जिसमें बच्चे की आवाज़ है और वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि उसकी किडनैपिंग हो चुकी है और किडनैपर्स जो हैं फिरौती के एवज़ में 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अपनी तफ्तीश शुरू करी। रात भर जो था माँ बाप की उम्मीद थी कि शरत लौट आएगा अगर किसी तरीके का प्रैंक है तो, लेकिन जो शरत था वो लौट के नहीं आया। और अगले दिन से पुलिस ने अपनी तफ्तीश करनी शुरू करी। तफ्तीश की शुरुआत जो है पुलिस ने पूछताछ से करी, घर वालों से पूछताछ करी कि किससे मिलता था, कहाँ जाता था, क्या करता था, तमाम जो चीज़ें, पड़ोस में कौन कौन लोग रहते हैं उनसे भी बातचीत करी, उनसे भी पूछताछ करी। इसके अलावा जो उसके दोस्त थे शरत के, उनसे भी पूछा गया कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, या उसकी कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई रंजिश हो, कोई गर्लफ्रेंड का एंगल हो। तमाम जो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 19 साल के, वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और ये बड़ी कहा जाना चाहिए कि हैपनिंग उम्र होती है। इस उम्र में एक तो बहुत ही जो बच्चा होता है उसका दिमाग बहुत कहा जाना चाहिए कि पर इम्प्रेशंस लेने वाला होता है। तो पुलिस ने यही सोच के उसको काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनको पूछा भी, तो सब लोगों ने बताया कि हम लोगों का इस तरीके से किसी से दुश्मनी नहीं थी शरत की, ना कोई गर्लफ्रेंड वाला एंगल है। पुलिस ने अब ये सारे एंगल साइड में किए और तफ्तीश को आगे बढ़ाया। तफ्तीश को आगे बढ़ाने का अगला कदम ये था कि जिस लोकेलिटी में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज पुलिस ने खंगालना शुरू करी। काफ़ी सारे कैमरास देखे गए। उनमें से एक जो कैमरा था उसमें शरत नज़र आया और वो शरत
नज़र जो आया वो ये था कि वो किसी से हाय हेलो कर रहा था, और जैसे पूछ एक दूसरे का हालचाल लेने के बाद बोलता है कि हाँ मैं सही हूँ, इस तरीके के उसकी बॉडी की जो हरकतें थे वो नज़र आई। तो एक बात तो साफ़ हो गई, और वही आखिरी फुटेज था जो पुलिस को मिला था। तो एक बात तो ये साफ़ हो गई कि शरद की जो किडनैपिंग हुई है वो फोर्सफुली नहीं हुई, और कोई जानने वाला ही बंदा है जिसने जो शरद को किडनैप करके ले गया है। अब पुलिस को ऐसे लोगों की तलाश थी जो जानने वाले भी हों, जिनको पैसे की भी ज़रूरत हो, और जो इस तरीके की साजिश भी रच सकते हों। पुलिस ने काफ़ी जितने भी सस्पेक्टेड थे फैमिली के आसपास के, फैमिली के जो रिलेटिव्स थे उनको भी शक के घेरे में लेकर आए। फैमिली से भी पूछा कि कुछ आप बताइए, कुछ ऐसा क्लू दीजिए। तो फैमिली ने भी बोला कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और हम लोगों की इस तरीके से किसी से दुश्मनी नहीं है, सीधा साधा परिवार है, तो हमारा किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था, और हम किसी के ऊपर शक भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फैमिली में भी हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके संग भी हम लोगों के रिलेशंस कॉर्डियल हैं, किसी से हमारी अनबन नहीं है। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था जिसका पुलिस को जवाब ढूंढना था। जो मोबाइल था शरद का उसको सर्विलांस पे लगाया गया, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके बंद हो गया। उस लोकेशन के आसपास की भी सीसीटीवी जो थी तलाशी गई, लेकिन वहाँ पे भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस को लगा कि इस पूरे केस को सॉल्व करने में शायद कुछ साइकोलॉजिकल गेम्स हैं वो उनको खेलने पड़ेंगे, तभी शायद इस केस को सुलझा सकते हैं। और पुलिस को ये ज़रूर पता था कि ये जो किडनैपिंग का मामला है ये हो ना हो, पुलिस मान के चल रही थी कि 90% इसमें जो भी सस्पेक्ट है वो फैमिली का जानने वाला है और हर रोज़ लगभग फैमिली के साथ ही रहता है। लेकिन पुलिस को इतने सारे लोग जो फैमिली के सपोर्ट में वहाँ पे थे, फैमिली को दिलासा दे रहे थे, ऐसे लोगों में से उस सस्पेक्ट को निकालना था, और ये पुलिस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। पुलिस ने घर वालों से बातचीत करी और उनसे पूछना शुरू किया कि आप ये बताइए कि 12 सितंबर 2017 जब से शरद की किडनैपिंग हुई है तब से ऐसा कौन आदमी है जो पहले कभी आपके क्लोज़ नहीं था, पहले आपके लिए बहुत कंसर्न नहीं था, पहले उसका आपके घर में बहुत आना जाना नहीं था, पहले आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद नहीं था, पहले आपको आपके घर पे रोज़ नहीं आता था, पहले इंटरेक्शन काफ़ी कम था फैमिली के साथ। इस तरीके का एक बंदा उन्होंने कहा कि आप पिन पॉइंट करके हमें बताइए जो इसका किडनैपिंग के बाद से बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया है और वो बहुत ज़्यादा नज़र भी रखता है इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन पे। तो परिवार ने कहा कि हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि किसका आना जाना बढ़ गया है 12 सितंबर के बाद से। परिवार ने भी डिस्कस किया और परिवार ने चॉक आउट किया एक नाम, जिसका नाम था विशाल। विशाल उसी कॉलोनी का रहने वाला था और विशाल जो था शरद की जो बड़ी बहन थी उसका क्लासमेट रह चुका था। फ़िलहाल वो किसी शायद ITI वगैरह पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का। तो फैमिली ने बताया कि ये जो लड़का है विशाल, इसका किडनैपिंग के बाद से ही बहुत घर में आना जाना बढ़ गया। इवन ऑड टाइमिंग्स में ये जो शरद की बहन है उसको भी फ़ोन करके पूछता रहता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है और अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या नहीं कर रही। ये सारी बातें विशाल की बहन ने पुलिस को बताई। विशाल के जो फादर थे उन्होंने पुलिस को बताया कि जब ये किडनैपिंग हुई और हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद से 13-14 तारीख से ये बार बार इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा था उनको कि जो भी रैंसम की रकम है 50 लाख की वो दे दी जाए या फिर जो किडनैपर्स हैं उनके साथ निगोशिएट किया जाए और कैसे भी करके आप पैसा दे दीजिए, पैसा आपके बेटे से बड़ा नहीं है, तो पैसा देके जान छुटाइए और पुलिस के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरीके की बातें विशाल ने शरद के पिता को बोली। तो ये सारी बातें जो थी, जो पुलिस ने एक बोला था कि ऐसा बंदा हम लोगों को पिन पॉइंट करके दीजिए
कि जो इस तरीके से बहुत नज़दीक आ गया हो, बहुत फ़िक्रमंद हो गया हो आपका। तो जब विशाल का नाम आया तो विशाल पुलिस ने अपनी जो एक इन्वेस्टिगेशन थी वो साइड में शुरू कर दी। सीधे कॉल तो नहीं किया, लेकिन उसका जैसे मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर से उसकी सीडीआर निकाल ली, सीडीआर के साथ ही उसकी 12 सितंबर की क्या लोकेशंस थी, वो किस किस से बातें करता था, उन लोगों की क्या लोकेशंस थी। इस तरीके से पुलिस ने एक पूरा जो जाल था इन्वेस्टिगेशन का, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को एक जो जाल था वो पुलिस ने बुना। और जब पुलिस को यकीन हो गया कि इस जाल में अब ये विशाल फंसेगा ही फंसेगा, तो पुलिस ने इसको कॉल किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। बातचीत हुई, आमने सामने बैठाल के इंटरोगेशन शुरू हुई। पूछा तुमने उस दिन कहाँ पे थे? तो इसने बताया कि मैं तो अपना एक आरटीओ ऑफिस है वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो मैं तो वहीं पे गया था। अब पुलिस ने क्योंकि सीडीआर तो निकाल ली थी और सीडीआर में था कि सुबह जो विशाल था इसने ये शरद जो था उसको कॉल करी थी। उससे पूछा गया कि तुमने कॉल क्यों करी थी? तो उसने बोला कि मैंने तो ऐसे ही कॉल करी थी हालचाल लेने के लिए। उसके बाद शाम को जब शरद का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो उसकी लोकेशन और विशाल के मोबाइल की लोकेशन जो थी वो एक साथ आ रही थी। पुलिस ने पहले ही पूछ लिया था कि केवल सुबह कॉल करी थी, इसके बाद कोई मुलाकात और ऐसा मिलना जुलना हुआ शरद से? उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई मिलना जुलना नहीं हुआ, मेरी बस सुबह बात हुई थी और मैंने हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था। अब पुलिस ने बोला कि तुम्हारी तो लोकेशन जो है वो और शरद के फ़ोन की लोकेशन एक जगह आ रही है, तो शक पका गया। इसके अलावा एक चीज़ पुलिस को बहुत कहा जाना चाहिए डाउट क्रिएट कर रही थी पुलिस के दिमाग में, वो ये था कि जो विशाल की जो सीडीआर थी उसमें 3 नंबर और आ रहे थे, और ये जो तीनों नंबर थे जब से ये किडनैपिंग हुई थी यानी 12 सितंबर 2017 से, तब से ये तीनों नंबर्स का आना जाना बेंगलुरु के आउटर में एक लेक है वहाँ पर हो रहा था, और ये लगातार 13 सितंबर से वो उस जगह पे लगातार ये लोग जा रहे थे। तो पुलिस को डाउट हो रहा था कि ऐसे कौन लोग हैं जो रोज़ करीबन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके बेंगलुरु से और इस लेक पे जाते हैं और इस लेक पे कुछ समय बिताने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, और ये सारे इसी के विशाल के ही दोस्त थे। तो एक ये डाउट था, वो भी पूछना था विशाल से, लेकिन जब पुलिस ने लोकेशन वाली बात ही पूछी और थोड़ा उसको टाइट किया तो वो टूट गया, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, एक स्टूडेंट ही था और पैसे वैसे की ज़रूरत थी, और पहले भी जो बैकग्राउंड था कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका था नहीं। तो जब विशाल टूटा तो उसने पूरी कहानी बताना शुरू करी। उसने बताया कि इस तरीके से जो ये शरद के जो फादर हैं वो इनकम टैक्स अधिकारी हैं, तो उनको लगा कि इनकम टैक्स अधिकारी हैं तो मोटा पैसा भी कमाते होंगे, तो उनको लगा कि अगर हम लोग शरद की किडनैपिंग कर लेते हैं तो अच्छा खासा पैसा जो है वो मिल सकता है। और इस तरीके की प्लानिंग शरद ने अपने 3 और दोस्त यानी कुल मिला के 4 लोग जो थे उन्होंने करी, और तय हुआ कि शरद की किडनैपिंग करेगी। अब ये तय तो कर लिया कि किडनैपिंग करनी है, लेकिन किस तरीके से, किस बहाने से उसको बाहर लेके आएंगे वो भी पता करना पड़ेगा। तो मालूम चला कि शरद जो है वो बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था और इंतहा थी पागलपन की उसके बाइक्स को लेके। तो जब ये सुबह फ़ोन किया था 12 सितंबर को विशाल ने, तो ये फ़ोन उसने शरद को ये बताने के लिए किया था कि मेरा एक दोस्त जो है वो एक इम्पोर्टेड बाइक लेके आया, और अगर तुम्हें उसकी ट्रायल वगैरह लेनी है तो तुम मुझे मिलो शाम को 7 बजे या 8 बजे, जो भी उसने टाइम दिया, और वहाँ से हम लोग फिर आगे बाइक की ट्रायल लेने के लिए चलेंगे, वो मेरे दोस्त के पास है, वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो शाम का वक्त तय कर दिया विशाल ने कि इस जगह पे इतने बजे मिलना है, तो उसको कॉल करने की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उसने सुबह ही कॉल कर लिया था, और वो शाम को कॉल करता तो जाहिर सी बात है शक होता घर वालों को, पुलिस को। लेकिन उसने यही खेल खेला कि उसने शाम को जो रिसीविंग कॉल थी शरद के मोबाइल पे वो कोई नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने शरद की जो सीडीआर थी वो भी देख ली थी, उसमें विशाल की तरफ से कोई रिसीविंग कॉल नहीं थी। तो तय वक्त पे जो शरद था वो पहुंच गया वहाँ पे, जो जगह जो इन लोगों ने पहले से ही बताई गई थी, वहाँ से लोग आगे चले गए।
आगे जाके विशाल के जो ये तीनों दोस्त थे वो इसको मिले, तो शरद जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया और विशाल ने बोला कि मुझे कुछ काम आ गया, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम इनके साथ चले जाओ और ये लोग तुम्हें ट्रायल करवा देंगे बाइक की। तो शरद भी उसके साथ बैठ गया और ये तीनों शरद को लेके आउटर, बेंगलुरु के आउटर में चले गए, उसी लेक के पास जहाँ पे इन लोगों की लोकेशन बार बार आ रही थी। वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे उसके बाद ये लोग बात कर रहे थे। इन लोगों ने शरद को बोला कि वो अपने फादर के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करो और ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद उसको भेजो। तो उसने, शरद ने जो था उसको मालूम तो चल गया था कि उसकी किडनैपिंग हो गई है, तो उसने वो ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और अपने फादर को भेज दिया। और इसके बाद जब ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड हो गया और वो सेंड भी हो गया, तो इन लोगों ने बता दिया विशाल को कि इस तरीके से हम लोगों ने एक ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप कर दिया है और अब तुम्हें निगाह रखनी है कि एक्चुअली फैमिली में हो क्या रहा है। तो जब ये ऑडियो मैसेज उसके फादर को मिला आधे घंटे तक, तो उन्होंने इधर उधर उसके दोस्तों के बारे में पूछा, शरद के जो दोस्त थे उनसे पूछा कि इस तरीके का कोई प्रैंक तो नहीं है। लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि ये प्रैंक नहीं है, ये बेसिकली सीरियस केस ऑफ किडनैपिंग है, तो उन्होंने फिर जो अप्रोच किया पुलिस को। और जब उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया तो ये बात विशाल को पता चल गई और उन्होंने ये जो किडनैपर्स थे, उसके जो दोस्त थे, उनको बता दिया कि इस तरीके से जो शरद के फादर हैं वो पुलिस के पास पहुंच गए और अब पुलिस जो है तफ्तीश करना शुरू करेगी। तो ये तीनों जो थे, इनमें भी कोई इनका प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था ये बाकी के जो तीन थे। तो ये घबरा गए और इन्होंने गला दबा के शरद का मर्डर कर दिया। और लाश जो थी, लाश में पत्थर बांध के वो जो लेक थी उसमें उन लोगों ने वो लाश फेंक दी। क्योंकि पत्थर का वज़न था तो लाश नीचे चली गई, लेकिन ये लोग लगातार चेक करने के लिए जाते थे कि लाश कहीं ऊपर तो नहीं आ गई। तो 13, 14, 15 ये लोग गए और 16 तारीख को देखा कि ये जो लाश है वो दोबारा से ऊपर आ गई है। उसके बाद इन्होंने लाश में और पत्थर बांधे और उसके बाद 16, 17, 18, 19, फिर 19 को जो लाश थी वो दोबारा से ऊपर आ गई। और जब लाश दोबारा से ऊपर आ गई तो इस बार इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग इसको दोबारा से पत्थर बांध के फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको कहीं पे डंप ऑफ कर देते हैं, किसी को निपटा देते हैं, कहीं दबा देते हैं इस लाश को। तो इन्होंने लाश वो झील से निकाली और पास में एक क्वेरी थी, स्टोन क्वेरी, वहाँ पे इन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ पे शरद की जो लाश थी उसको दबा दिया। तब तक पुलिस की भी तफ्तीश चल रही थी और पुलिस भी तमाम जो फैमिली थी उससे पूछताछ कर रही थी, कोई आप सस्पेक्टेड आप बताओ। और ये भी चल रहा था जब कि उसका विशाल का बिहेवियर सस्पेक्टेड है तो उसकी भी CDR वगैरह निकाली जा रही थी, उसकी लोकेशन देखी जा रही थी, उसके बैकग्राउंड चेक किया जा रहा था। तो इस काम को होते होते करीबन 7-8 दिन का वक्त गुजर गया और 22 तारीख को पुलिस ने ये केस क्रैक किया। पहले विशाल की गिरफ्तारी हुई, विशाल की निशानदेही पे बाकी के जो 3 दोस्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कुल मिला के इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और जो शरद की बॉडी थी उसको भी पुलिस ने रिकवर किया, उसका पोस्टमार्टम करवाया और बॉडी जो थी वो परिवार को सौंप दी अंतिम संस्कार के लिए। फ़िलहाल इस मामले में ये जो तीनों हैं वो अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और इस मामले में जो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा क्ल्यू था वो था फ़िक्र, यानी जो विशाल बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहा था परिवार को लेके और वो कुछ एक्स्ट्रा कंसर्न दिखा रहा था, एक्स्ट्रा केयरिंग हो गया था, एक्स्ट्रा परिवार के साथ वक्त बिताने लग गया था। ये सारी चीज़ें ही जो थी वो उसके लिए एक पोल खोलने वाले सबूत साबित हुए और फ़िक्र की वजह से बेंगलुरु पुलिस ने किडनैपिंग और मर्डर का एक केस करीबन 11 दिन बाद सुलझा लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।